Assalamu alaikum everyone. I am Arshia Nasreen, also known as Arshia Education Wali from Kampala, Uganda. I am a level 1 student at Rehan AI Teachers Training Institute, batch 23, under the guidance of Miss Iram Mushtaq Education Wali and Miss Nargis Training Wali. Today, I welcome you all to my another podcast on the topic motivation in workplace and education. To discuss on this topic, we have a very influential personality with us. That is Sir Gule Faris, Sir Faris Freelancing Wala. I'm really sorry, sir. So I welcome you, sir, to our podcast. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम मैम अर्शिया। Thank you, sir. Thank you for coming. So, before starting, let me give a small introduction of Sir Faris. सो हमारे साथ है सर फारिस फ्रीलांसिंग वाला। तो सर मिस्टर गुले फारिस, सर का पूरा नाम है मिस्टर गुले फारिस, जिन्हें लोग फारिस फ्रीलांसिंग वाला के नाम से भी जानते हैं। फारिस सर हरिपुर हज़ारा के छोटे से ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने कॉमर्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस और मैनेजमेंट साइंसेस में अपनी तालीम हासिल की है। और प्रोफेशनल बैकग्राउंड, जी इनका ये प्रोफेशनल बैकग्राउंड है। उन्होंने हज़ारा यूनिवर्सिटी मनसहरा से बीबीए ऑनर्स इन फाइनेंस किया है और एमएस इन मैनेजमेंट साइंस भी किया है। और वो अभी फ़िलहाल एक गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज हरिपुर में एज़ ए असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अपनी खिदमात को अंजाम दे रहे हैं। एम आई राइट सर? जी मैम, बिल्कुल आपने एग्जैक्ट इंट्रो करवाया। थैंक यू सर। तो सर अकाउंटिंग, फाइनेंस, फिनटेक, एआई टूल्स, रिसर्च मेथड्स और जॉब ओरिएंटेड स्किल्स ट्रेनिंग भी उनकी उसमें भी वो ख़ास महारत रखते हैं। और उन्होंने एआई रेहान टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को भी जॉइन किया है, जहाँ वो एआई सीख रहे हैं और एआई की फ़ील्ड में अपने कदम बढ़ा रहे हैं और अपने स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट कर रहे हैं एआई की फ़ील्ड में। तो चलिए जानेंगे सर फारिस के बारे में और कुछ सर शायद मेरा थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन रह गया है तो आप पूरा कर दीजिए। अगर मैं कुछ भूल गई हूँ आपके बारे में तो प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताइए आपके जी बारे में। जी मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने मुझसे इंटरव्यू आप ले रही हैं और मुझे मौका दे रही हैं कि मैं अपने ख़यालात एक्सप्रेस कर सकूँ। जी मैं बिलॉन्ग करता हूँ हरिपुर शहर से, जो जी, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान में है। और जी, मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड आपने बताया उसमें बिल्कुल मैंने एमएस की हुई है मैनेजमेंट साइंसेस में, और मेरी जो इंटरेस्टेड फील्ड है वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, फाइनेंस की फील्ड है। और इसके अलावा मैं टैक्स आईरस का पोर्टल पे टैक्स भी फाइलिंग का काम करता हूँ, और इन्हीं की जी, सर्विसेज अकाउंटिंग के जितने सॉफ्टवेयर्स हैं इन्हीं की फ्रीलांसिंग का काम भी करता हूँ। बुक जी, कीपिंग से लेके जितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स पे उनकी बाकायदा तौर पे मैं एज अ ट्रेनर के तौर पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में मैं वर्कशॉप्स भी देता हूँ। और जी, उसमें अब्टाबाद यूनिवर्सिटी है मानसेरा, हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसेरा की है, और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर है। और जी सर, मैं 2018 से टीचिंग के साथ अटैच्ड हूँ, और अभी गवर्नमेंट माशाल्लाह। कॉमर्स कॉलेज में अपनी सर्विसेज सरंजाम दे रहा हूँ। माशाल्लाह सर, बहुत खूब। थैंक यू सर, आपका बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन था। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, आपकी पर्सनल जर्नी के बारे में पूछते हैं। सर आपकी लाइफ़ का वो एक टर्निंग पॉइंट बताइए जिसने आपको एजुकेशन और इस फ्रीलांसिंग के प्रोफ़ेशन की तरफ आपको मोटिवेट किया है? मैम इसमें जो टीचर्स का एक रोल होता है वो बड़ा की होता है। तो मैट्रिक तक तो हमारे पास पाकिस्तान में कोई कॉमर्स का सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन मैट्रिक के बाद जब मैंने एडमिशन लिया तो जिस तरह के मुझे टीचर्स बिज़नेस के मिले, तो उनसे इंस्पायर होके मैंने इस फ़ील्ड को फिर चूज़ किया। और कॉमर्स की फ़ील्ड में जिस तरह अकाउंटिंग की टीचर वो एक टीचर रोल मॉडल होते हैं, तो वो मेरे रोल मॉडल थे, मुर्तज़ा साहब उनका नाम था।
और शिराज जी, खान साहब जो अभी यूनिवर्सिटी ऑफ हरिपुर में कंट्रोलर भी हैं। तो वो बाकायदा तौर पे उनकी अकाउंटेंसी पढ़ाने का स्टाइल और जिस तरह प्रैक्टिकल अप्रोच लेके वो चलते थे, उनसे मैंने मुतासर होके ये डिसाइड किया कि मैं भी इसी फील्ड को, और क्योंकि मैं इस फील्ड में अपनी जो बाय चॉइस आया हूँ, बाय चांस नहीं आया। तो जी, ये बाय चॉइस मेरी इसलिए कि शुरू से ये मेरी माइंडसेट, और ये माइंड मेरे टीचर्स ने ही मेरा बनाया है। जी, माशाल्लाह, बहुत खूब सर। चलिए अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं सर। सर जब आप स्टूडेंट थे तो मोटिवेशन को मेंटेन करने के लिए आप क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते थे? कैसे आप खुद को अ, मोटिवेट रखते थे? अब स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा-सा ये होता है कि स्टूडेंट्स स्ट्रेस में टीचर की तरफ से भी रखे जाते हैं। तो हम स्ट्रेस को अभी ये समझते हैं कि ये स्ट्रेस जो है ये इंसान की हेल्थ को अफ़ेक्ट करता है, ये बुरी चीज़ है। लेकिन जी, बीइंग अ स्टूडेंट लाइफ में मैं उस स्ट्रेस को पॉज़िटिव समझता था कि अगर मुश्किल टाइम, अभी हम किसी मुश्किल टाइम में हैं, तो कल को यही मुश्किल के बाद क्या आसानी आती है। तो जी, ये बिल्कुल। एक मेंटालिटी थी कि उस वक़्त जितने टीचर्स जो हमें उस वक़्त टफ़ टाइम देते थे, तो उनकी वजह से फिर हम अपने आप को थोड़ा-सा ये फ़ील करते थे कि आने वाला कल हमारा आसान हो जाएगा। तो इस चीज़ ने हमें डेली बेसिस पे मोटिवेट जी, बिल्कुल सर, स्ट्रेस को पॉज़िटिव वे में लेना चाहिए हमें। जी, सर मुझमें आपकी आवाज़ यही है कि ये चीज़ हम उस वक़्त मोटिवेट हमें किया। जी मैम, आवाज़ अब क्लियर है? जी, जी, बीच में ब्रेक हो गई थी। जी, अभी क्लियर है सर। तो बिल्कुल सही सर, आपने सही कहा स्ट्रेस को पॉज़िटिव वे में लेना चाहिए हर स्टूडेंट को। जी सर, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सर आपके करियर में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? और उसने उस चैलेंज से आपने क्या सीखा? मेरी लाइफ़ में जो सबसे बड़ा चैलेंज वो ये था कि स्टडी में हमारे पास मेजॉरिटी तौर पे जिस सोसाइटी में मैं यहाँ पे रहता हूँ, एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत हुआ तो बैचलर लेवल तक ही था। तो ये एक जी, चैलेंज था कि मेरा माइंडसेट था कि मैं इसको फर्दर पीएचडी तक लेके जाऊँगा। तो अब लेकिन उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए थी, मॉरल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट भी चाहिए थी। मेरे जी, दोस्तों बिल्कुल। ने भी बड़ा उस तरह सपोर्ट किया। तो जी, ये चीज़ एक मैं मुझे अपने करियर में ये थी कि यही चैलेंज था, और इस चैलेंज के लिए फिर मैंने मॉर्निंग में बाकायदा तौर पे सेकंड ईयर के बाद से मैंने एक कॉलेज को जॉइन किया, अपना कॉलेज एक ओपन किया फातिमा जिन्ना कॉमर्स कॉलेज के नाम से। और मॉर्निंग में मैं बाकायदा तौर पे वहाँ पे पढ़ाता था। वो फाइनेंशियल सपोर्ट होती थी। फिर मैंने सेकंड टाइम में बीबीए ऑनर्स अपना कंप्लीट किया और फर्दर एजुकेशन। तो ये मुझे उस टाइम ने, अगर आज इस स्टेज पे हूँ एज़ अ लेक्चरर में, पब्लिक सर्विस कमीशन से मैं फिर सिलेक्ट हुआ, और ज़ाहिर-सी बात है कि वो एमएस क्वालिफ़िकेशन तक जाना, वो जितना सफ़र था, उसमें बाकायदा तौर पे एक बहुत बड़ा चैलेंज जो होता है, वो फाइनेंशियल चैलेंज होता है। और जी सेल्फ सर। इंडिपेंडेंट बंदों के लिए वो ज़ाहिर-सी बात है, वो पूरी लाइफ़ एक यादगार रहती है। जी सर, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके पॉज़िटिव वे में अपने आप को आगे बढ़ाया माशाल्लाह। आपको देखकर हमारे व्यूअर्स के भी जो भी है देख रहे हैं आपको, बिल्कुल उन्हें आपकी जर्नी से बहुत कुछ सीखने मिलेगा इंशाल्लाह। सर मैंने ऐसा सुना है कि आप फ़ॉरेन कंट्री में भी आप रह चुके हैं इज़ इट ट्रू? नहीं, फॉरेन कंट्री में मैं सिर्फ़ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, उसके सिलसिले में। जी, बाकी मैं एज़ अ जॉब के लिए मैंने किया था, एज़ अ सिक्योरिटी गार्ड के लिए मैंने बाकायदा तौर पे, वो एक ज़िंदगी का बुरा एक तजुर्बा था, बुरा डिसीज़न था। ओके, ओके। बहरहाल क्योंकि जब आप एजुकेशन के बाद अटेम्प्ट करते हैं, तो एकदम आपको जॉब नहीं मिल जाती। जी, आपको क्योंकि कुछ जगह जॉब शुरू में करनी पड़ती है, जब आपके एजुकेशन के साथ एक्सपीरियंस अटैच होता है, तो तब उसके बाद आपको अच्छी जॉब मिलती है।
जी, तो बिल्कुल। वो शायद मुझे उस टाइम पे 1-2 इंटरव्यूज़ में मैंने इंटरव्यूज़ में बाकायदा तौर पे मैं रह गया, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं फ़ॉरेन मूव कर दूँगा। बहरहाल वो मेरा गलत ओके। डिसीज़न था। मैंने फिर दोबारा आके मैंने कहा लास्ट अटेम्प्ट फिर मैं करता हूँ। तो लास्ट जी, फिर दोबारा मैंने अटेम्प्ट की तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी हुई और जो मैं अचीव माशाल्लाह, करना चाहता था वो अचीव हो गया। माशाल्लाह, बहुत खूब सर। जी सर। सर आप अपनी रेहान स्कूल की जर्नी के बारे में कुछ बताइए। आपको कैसे पता चला रेहान टीचर्स ट्रेनिंग के बारे में और आपने क्यों डिसाइड किया और आपने क्या-क्या सीखा रेहान स्कूल में? जी मैं जिस कॉलेज में अभी अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, यहाँ के एक प्रिंसिपल जो हैं, वो एक बड़े दूरंदेश पर्सन हैं। वो बाकायदा तौर पे उनमें लीडरशिप की वो क्वालिटीज़ हैं कि वो हर एक आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। तो हम तो ट्रेडिशनल लर्निंग में इतने बिज़ी होते हैं कि उसी में हम चाहते हैं कि उसी ज़ोन में रहें। लेकिन वो कोशिश करते हैं कि अपने जितने भी टीम मेंबर्स हैं, उनको वो कंफर्ट ज़ोन से अनकंफर्ट ज़ोन की तरफ निकालें, क्योंकि लर्निंग होती ही जी। अनकंफर्ट ज़ोन में। तो जी, हम बिल्कुल। तो कंफर्ट ज़ोन में रहना चाहते थे, तो वो हमें कुछ ना कुछ वीडियोज़ शेयर करते रहते थे रेहान साहब की। तो जी। एक दिन हमने फिर ये डिसाइड किया कि क्यों ना पहले तो वीडियोज़ नहीं देखते थे, लेकिन जब 1-2 देखी हैं तो हमें पता चला ये तो कुछ और चीज़ें भी हैं। और फिर हमने फिज़िकली इसकी आया ये एग्ज़ैक्ट है या वैसे ही इनकी वीडियोज़ हैं। तो फिर हमने बाराकू कैंपस का विज़िट किया, उसमें मेरे साथ मेरे कोलीग बाबर साहब भी थे। हमने जी। वहाँ का विज़िट किया और वाक़ई विज़िट हमने वहाँ पे जब प्रैक्टिकली देखा, छोटे-छोटे बच्चे हमारा पॉडकास्ट अब ले रहे थे और जिस हुँ, तरह से हुँ। हमने वहाँ पे फिज़िकल बच्चों को ऐप बनाते हुए देखा, कैनवा यूज़ करते हुए देखा। तो ये चीज़ें मेरे लिए बड़ी जो थी मुझे लगा कि ये फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं खुद भी इसी रेहान इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनूँ। जी सर, बिल्कुल, माशाल्लाह, बहुत अच्छा डिसीज़न है सर आपका। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे इसमें। अ, आमीन। जी सर हाँ, जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं सर। जैसे आपने बताया कि आप आपके स्टूडेंट्स को भी एआई सिखा रहे हैं, तो आज के स्टूडेंट्स में आप कितना मोटिवेशन की कमी देख रहे हैं आप? लाइक आपको नज़र आती है, मोटिवेशन है या नहीं है स्टूडेंट्स में आपके? स्टूडेंट्स में बात की जाए तो जो हमारे पास एक्सेप्शनल केस 1 से 2 बच्चे ऐसे होते हैं जो उनमें मोटिवेशन बाकायदा तौर पे मोटिवेटेड होते हैं कि उन्होंने कुछ करना है। तो अगर आपके क्वेश्चंस को मैं अगर मज़ीद थोड़ा-सा एलैबोरेट करूँ कि मेल और फीमेल्स में, तो मैंने फीमेल्स में देखा है वो मोटिवेशन हमारे पास बड़ी है, वो ट्राई करती हैं। लेकिन मैंने बॉयज़ में देखा है कि उनका मेजॉरिटी ऑफ द बॉयज़ हमारा क्योंकि को-एजुकेशन सिस्टम में हम लोग ज़्यादा टाइम मेरा स्पेंड रहा है, तो 2016 से ऑनवर्ड 10 इयर्स हो गए हैं। तो बॉयज़ के कोई क्लियर गोल्स नहीं है, जिस वजह से उनकी मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। उनसे पूछें आपका जी, मिशन क्या है? करना क्या चाहते हैं? वो कुछ जवाब नहीं दे पाते और जी, बाकायदा तौर पे उनकी प्रैक्टिकल लर्निंग की उनमें बहुत ज़्यादा कमी है कि अगर आप से उनसे पूछें कि आप सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं? तो उनके पास कोई भी नहीं मेंटालिटी। यानी पढ़ वो मार्केटिंग रहे होंगे और चाह ये रहे होंगे कि फ़ॉरेन में उनको किसी और जगह जॉब मिल जाए। तो उनका कोई विज़न जी, वग़ैरह नहीं है। ये चीज़ें हैं कि उनका क्लियर गोल्स सेटिंग नहीं है और जिस वज़ह जी। से उनमें मोटिवेशन की कमी मैं देख रहा हूँ। जी, बिल्कुल। बिल्कुल सर, गोल्स की अगर आपका गोल नहीं है, आपने गोल सेट नहीं किया है, तो आपको डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं। फिर आपको वे पता नहीं चलता है कि किधर जाएँ। अगर आपका एक गोल सेट है, तो आपको रास्ता क्लियर है, आप सीधे आपके गोल की तरफ जाते हैं। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स को गोल जी, बनाए बिल्कुल। रखना चाहिए। जी सर। सर मेरा अगला सवाल है आपके लिए, क्या ग्रेड स्टूडेंट की असली कैपेबिलिटी को मेज़र कर सकते हैं? इसका आंसर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ग्रेड्स सिर्फ़ आपकी एकेडमिक परफ़ॉर्मेंस बताते हैं। जबकि स्टूडेंट्स की बाज़ सोशल वर्क में हमारे पास बच्चे आते हैं, वो वॉल पेंटिंग करते हैं इतनी प्यारी, हालाँकि वो क्लास में उनको अकाउंटिंग नहीं आती।
लेकिन उनके पास उनकी क्रिएटिविटी और बाकी हो सकता है उनके पेपर में तो 10 नंबर हों 100 में से, वो ड्रॉप हो रहे हों। लेकिन मैं देखता हूँ वो सोशल वर्क की एक्टिविटीज़ में, ब्लड डोनेशन सोसाइटीज़ में बड़ा हिस्सा ले रहे होते हैं, सोशल कामों में वो बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो ग्रेड्स ही सिर्फ उनकी कैपेबिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। बहरहाल हमारे जी, पास जो सिस्टम है वो तो हर एक स्टूडेंट की जो ग्रेडिंग है वो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस से ही की जाती है। हालाँकि ऐसा होना नहीं चाहिए। जितने भी जी, आपके बिल्कुल। पास सक्सेसफुल या क्रिएटिव मैंने लोग देखे हैं, वो ज़्यादातर उनके एकेडमिक रिकॉर्ड्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। जी, तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने भी एक टेडेक्स रिव्यू देखा था कि डू स्कूल स्किल क्रिएटिविटी, ये हमारा टास्क है। तो उसमें यही बताया है कि टीचर्स को स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी को मारना नहीं चाहिए। अगर बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है तो वो कहीं अदर फ़ील्ड में, कोई अदर फ़ील्ड में वो अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकता है। तो उससे स्टूडेंट्स को बिल्कुल। टीचर्स को और पेरेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा जी आपने मैम, आपकी सोच जी है। बिल्कुल ऐसे ही। जी सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। टीचर स्टूडेंट्स के अंदर सेल्फ मोटिवेशन कैसे डेवलप कर सकते हैं? टीचर्स मेंटोर होते हैं और अगर सबसे पहले हमारे पास जो मोस्टली मेल बच्चे हैं उनकी तो ज़ाहिर-सी बात है कि अपने वालिद साहब के बाद उनका भी और फीमेल्स का भी ज़्यादा उन्होंने अगर बाहर किसी शख़्स को देखा हो तो वो स्कूल के बाद कॉलेज में वो अपने टीचर को ही देखते हैं। तो अगर टीचर अपनी उनकी कोई लाइफ़ रियल लाइफ़ की कोई एग्ज़ाम्पल्स हों, वो जब शेयर करते हैं, बताते हैं, तो वो चीज़ें ज़्यादा उनके लिए सेल्फ मोटिवेशन का बायस बनती हैं। अगर एक चीज़ इंसान जी, के अपने अंदर वो चीज़ ना पाई जा रही हो और दूसरों को वो बताता रहे, खुद डिसऑनेस्ट हो और ऑनेस्टी बताता रहे, तो फिर तो जी, स्टूडेंट्स तो कभी भी इतने इंस्पायर नहीं इनकरेज नहीं होंगे। तो जी, बिल्कुल। टीचर जो है वो ज़्यादातर वो बाकायदा तौर पे मैं मेरे नज़दीक रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल्स वो जब बताएगा अपनी भी और सोसाइटी में से भी, तो वो फिर ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी स्टूडेंट्स की जी, मोटिवेशन को डेवलप करने में। जी, जी। सबसे पहले टीचर को खुद सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए इसके लिए। जी सर। जी मैम, बिल्कुल। अ, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ आपके नज़दीक एजुकेशन का असल मकसद डिग्री हासिल करना है या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करना है? मेरे नज़दीक जो स्टूडेंट्स की एजुकेशन का पर्पज़ यही है कि कंट्रीब्यूट करना और ज़ाहिर-सी बात है कि कंट्रीब्यूशन नॉलेज का मतलब भी कंट्रीब्यूशन होता है, तो कंट्रीब्यूशन इसी फ़ॉर्म में हो सकती है कि कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। अब कोई जी, प्रॉब्लम अगर आपके पास उस सॉल्यूशन के बगैर है और प्रॉब्लम उसी तरह स्टिल है, तो फिर एजुकेशन का वो मकसद नहीं है पूरा होता। तो मेरे नज़दीक यही जी। है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग तमाम चीज़ें क्या हैं, वो एजुकेशन होनी चाहिए, उससे ही रेलेवेंट होनी चाहिए। जी सर, बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि लोग डिग्री हासिल कर लेते हैं लेकिन जो प्रॉब्लम्स उनके सामने आती हैं उसको फेस नहीं कर पाते। तो बच्चों को रियलिटी को फेस करना सीखना चाहिए। जी सर। जी, बिल्कुल। हाँ, तो मेरा अगला सवाल है आपके लिए सर स्टूडेंट्स को फ्यूचर रेडी बनाने के लिए स्कूल्स और कॉलेजेस को क्या तब्दीलियाँ लाइक चेंजेस लानी चाहिए अपने सिस्टम में? उनको ट्रेडिशनल सिस्टम से थोड़ा-सा चेंज होके बाकायदा तौर पे प्रैक्टिकल साइड पे जाना चाहिए। अपने सबसे पहला टास्क तो सिलेबस डिज़ाइन करने वालों का बनता है। जैसे अभी तक वो ट्रेडिशनल वही सब्जेक्ट्स उसी तरह हमारे करिकुलम का हिस्सा हैं। तो सबसे पहले तो जिस तरह जी, चाइना में बहुत सारे कोर्सेज़ हैं प्रैक्टिकली होटल मैनेजमेंट का है और मैनेजमेंट की फील्ड में वो प्रैक्टिकली फील्ड्स के बड़े कोर्सेज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं। तो जितने भी हैं उनके लिए बाकायदा तौर पे लैब्स होने चाहिए और इंग्लिश है जी, तो इंग्लिश का बाकायदा तौर पे थिएटर होना चाहिए जहाँ पे प्रैक्टिकली बच्चे आके इसी तरह पॉडकास्ट करें, प्रेज़ेंटेशंस दें। तो वो उनको जी, सेंटेंसेस पढ़ाने से या बाकी उस तरह थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ाने से हर एक चीज़ की लैब होनी चाहिए और लैब में बाकायदा जी, तौर पे कंप्यूटराइज़्ड है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, वो तमाम की तमाम कंप्यूटर्स पे करवाई जाएँ।
प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर्स को, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। तो गवर्नमेंट को, स्कूल्स को, यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि वो प्रैक्टिकली इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप करें। जी सर, बिल्कुल, हमें ट्रेडिशनल वे से डिजिटल वे की तरफ प्रोसीड करना चाहिए इसके लिए। जी सर। जी, बिल्कुल। हुँ। सो सर मेरा अगला कुछ क्वेश्चंस है आपके टीचिंग एक्सपीरियंस पर। तो मेरा पहला सवाल है उस पर, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर होने के नाते आपने स्टूडेंट्स में सबसे कॉमन वीकनेस क्या ऑब्ज़र्व की है? और उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी मैंने देखी है, कंसिस्टेंट नहीं होते बच्चे, ये सबसे बहुत उनका जी, डाउनफॉल मैंने बहुत बड़ी वीकनेस देखी है। अगर इस वीकनेस पे थोड़ा-सा बच्चे काम करें, यही वीकनेस उनकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। लेकिन वो बाकायदा तौर पे इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, मोबाइल का यूसेज है, वो बाकायदा तौर पे छोटी सी छोटी वो रील्स वगैरह पे आजकल बच्चे चले गए हैं। वो थोड़ी देर एक देखा, फिर दूसरा देखा, तो इस तरह उनकी लाइफ में कोई कंसिस्टेंट चीज़ डेवलप नहीं होती। वो पूरी बुक नहीं रीड करना चाहते अब, और बुक रीड कर भी जी, नहीं सकते क्योंकि उनमें भी कंसिस्टेंसी नहीं है। वो बस एक पेज की एक लाइन जी, देखी, फिर नेक्स्ट पेज पे चले जाएँगे, फिर बुक के आखिरी पेज पे जी, चले जाएँगे। तो ये 2 जी। चीज़ें, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है और दूसरा कंसिस्टेंट ना होना। जी सर, बिल्कुल आजकल के बच्चे तो एकदम मतलब जैसे आप बोले एकदम शॉर्ट टेम्पर जैसे हो गए। ज़्यादा देर तक वो आपके आपके लेक्चर को भी नहीं सुन सकते, ना ही ज़्यादा लॉन्ग वीडियोज़ भी देख सकते हैं। बस वो रील्स एंड शॉर्ट्स जल्दी-जल्दी मतलब क्या उसको एक वर्ड नहीं आ रहा मुझे वो कहते हैं। तो फ़ास्ट पेस पे चले गए हैं बच्चे, उनको स्लोली नहीं बिल्कुल जाना है। शॉर्टकट, हम उसको जी, शॉर्टकट शॉर्टकट। कह देते हैं, जी, जी, शॉर्टकट। जी, बिल्कुल। जी सर, मेरा अगला सवाल है आपके लिए। आप किसी डीमोटिवेटेड स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए क्या अप्रोच यूज़ करते हैं? और जो डीमोटिवेटेड स्टूडेंट हो, हमने उसके लिए बाकायदा तौर पे उसकी काउंसलिंग करते हैं, उसे बताते हैं। उसे पहले ऐसा कोई बच्चा जो भी उसी तरह का बिहेव कर चुका था, कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी मीटिंग हो जाए जिसमें हम उसके साथ उसको इंट्रोड्यूस करवा सकें, उसकी एग्ज़ाम्पल देते हैं। और बाकायदा जी, तौर पे हमने अपने कॉलेज का एक ग्रुप बनाया हुआ है प्रीवियस स्टूडेंट्स का, एलुमनाई का। उसमें उसके इलाके का कोई ऐसा बच्चा जिसने वो प्रैक्टिस उससे पहले की हो, और उसको हमने गाइड किया और वो ठीक हो के आज अच्छी पोज़ीशन पे हो, तो फिर उसकी एग्ज़ाम्पल हम दे देते हैं। तो ये जी, चीज़ें, और उसे बताते हैं कि कोई भी चीज़ अगर आपको लगती है वो डीमोटिवेटेड है, ताकि वो समझता है कि मैं उसको अचीव नहीं कर सकता, तो हम उसे ये जी, कहते हैं कि हम आपको गाइड करेंगे। हम उसको छोटे-छोटे स्टेप्स में काम डिवाइड करके दे देते हैं और साथ में एक सीनियर स्टूडेंट भी अटैच कर देते हैं ताकि उसको किसी चीज़ में इश्यू ना हो। जी, बिल्कुल सर, बहुत अच्छा तरीक़ा है सर आपका मोटिवेशन करने का बच्चों का। थैंक यू सर। सर मेरा अगला सवाल है सर आपसे, क्या आज के स्टूडेंट्स नॉलेज कलेक्ट कर रहे हैं या स्किल्स डेवलप कर रहे हैं? अ, जी, दोनों साइड्स पे स्टूडेंट्स जो हैं वो 50-50 नज़र आते हैं। नॉलेज वाली साइड पे तो अब वो इतने ज़्यादा डिटेल में जा ही नहीं रहे। जब से सेमेस्टर सिस्टम आया है, सेमेस्टर में तो उन्होंने बस थोड़ा-सा किताब के कुछ टॉपिक पढ़े और पेपर दे दिया। 40 क्रेडिट आवर्स बस पूरे करते हैं। एनुअल सिस्टम में उन्हें डिटेल से पढ़ना पड़ता था, नॉलेज था जी, उसमें। और दूसरा जो स्किल साइड पे भी चंद एक स्किल्स हैं। अगर एक बच्चे ने सेफ्टी सुपरवाइज़र का कोर्स किया है, तो सारे ही बच्चे वो काम करने लग जाते हैं, वो ट्रेंड बन जाता है। तो हर हुँ, कोई हुँ। अपनी कैपेबिलिटी, अपने इंटरेस्ट, अपनी नेचर के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा। तो ये एक चीज़ मैंने देखी है कि अभी करंटली पाकिस्तान में जो ट्रेंड न्यू अगर कोई लॉन्च हुआ है, तो वो सारे उसी ट्रेंड वाली साइड, उसी साइड पे एडमिशन ले लेंगे। अगर एमबीए जी, लोगों ने स्टार्ट किया था करने, तो हर बंदा एमबीए करने लग गया था। और जी, जी, बीए स्टार्ट हुआ तो बीए करने लग गए। तो ये एक चीज़ मैंने ये देखी है कि नॉलेज कलेक्शन वाली साइड पे भी, उस साइड पे भी इसके लिए ज़रूरी है कि वो रेलिवेंट अपनी फील्ड में रेलिवेंट रहें, और जी, स्किल भी अपनी उसी रेलिवेंसी फील्ड में हासिल करें। जी, बिल्कुल सर।
सही बात कही आपने। सर मेरा अगला सवाल है आपके लिए, क्लासरूम लर्निंग और प्रैक्टिकल लर्निंग में बैलेंस कैसे क्रिएट किया जा सकता है? क्लासरूम लर्निंग और प्रैक्टिकल लर्निंग में बैलेंस उसमें ये है कि आप 40% जो कोर्स का हिस्सा है वो आप रखें, थ्योरेटिकल रख लें। हमारे पास बड़ा इलेक्ट्रिसिटी का इशू रहता है या बाकी, तो उन डेज में चलें थ्योरेटिकल काम बंदा करवा लें। और ये है कि ज़्यादा जी, पोर्शन 60% पोर्शन जो है वो पेपर्स की बाकायदा ग्रेडिंग है या मार्क्स की एवेल्यूएशन सिस्टम है, वो प्रैक्टिकल बेस होना चाहिए। और उसके जी, मार्क्स की वेटेज ज़्यादा होनी चाहिए, वो 60% तक होना चाहिए। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। सर मेरा आपके लिए वर्क प्लेस मोटिवेशन और प्रोफ़ेशनल ग्रोथ के हवाले से कुछ क्वेश्चन्स हैं। अ, तो मेरा पहला क्वेश्चन है, वर्क प्लेस में एम्प्लॉइज़ को मोटिवेटेड रखने के लिए ऑर्गनाइज़ेशंस को क्या करना चाहिए? मोटिवेट एम्प्लॉय ज़ाहिर है अपनी सर्विसेज देता है, तो सर्विसेज इसलिए देता है कि उसको रिवॉर्ड मिले। तो एक तो उसका रिवॉर्ड ऐसा हो जिसमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ऐसा ना हो कि आपके जजेस की तनख्वाहें कुछ और हैं उसी स्केल में, और आप एक सूबे में हैं तो आपकी और हैं। आप अपने आप को फिर कंपेयर करते हैं कि मैं 17 जी, में केपीके में इतनी तनख्वाह ले रहा हूँ, और फेडरल में वही 17 स्केल का टीचर वो मुझसे ज़्यादा तनख्वाह ले रहा है। तो कम से कम गवर्नमेंट को बाकायदा तौर पे भी इसमें यह है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। यानी रिवार्ड क्या है, पहली चीज़ रिवार्ड है, फेयर जी, कंपनसेशन हो, अदरवाइज वो एम्प्लॉय फॉरेन चला जाता है। दूसरा, आपके जी, पास गुड एनवायरनमेंट होना चाहिए, सिक्योर एनवायरनमेंट हो, जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल, वो ख्वाह मेल है फीमेल है, उसे प्राइवेसी चाहिए होती है, तो उसकी वर्किंग जी, एनवायरनमेंट का ख्याल रखा जाए। फिर दूसरा ये कि उसको अप्रिसिएट किया जाए। ऐसा कल्चर ना हो जहाँ पे अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की जाती है बॉस की तरफ से, कोई अनएथिकल जी, मीन्स बिल्कुल। यूज़ किए जाते हैं। तो ये चीज़ें अब ट्रेडिशनल हो चुकी हैं, और बाकायदा तौर पे ऐसी चीज़ हो जो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करती है, ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ वहाँ पे हों। तो ये मैं समझता हूँ जी, कि ये ज़रूरी है। जी, जी, बहुत ज़रूरी है सर। एप्रिसिएशन भी बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि आप कुछ वर्क कर रहे हैं, अपना हार्ड वर्क अपने टाइम देकर कर रहे हैं, तो अगर आपको एप्रिसिएशन नहीं है, तो फिर आप डीमोटिवेट हो जाते हो। तो जी, बिल्कुल। एप्रिसिएशन, जी, जी, इट्स मस्ट। जी सर, मेरा अगला सवाल है आपके लिए, सैलरी और पर्पज़ में से ज़्यादा पावरफुल मोटिवेटर क्या है और क्यों? ज़्यादा पावरफुल पर्पस है, और क्योंकि वो आपको, आपका पर्पस जब होता है तो वो लॉन्ग टर्म आपकी मोटिवेशन होती है। बाकी सैलरी जी, तो वो तो एक शॉर्ट टर्म सी है, वो तो आपके पास आई और चली गई। लेकिन मेरे नज़दीक जी, जो पर्पस है, वो जाहिर सी बात है, वो तो ज़िंदगी का आपका पर्पस होता है, आपका स्ट्रेटेजिक प्लान होता है। वो आपको जी। लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देता है, वो आपकी लॉन्ग टर्म मोटिवेशन होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने। जी सर, मेरा अगला सवाल है आपके लिए, आज के प्रोफ़ेशनल्स बर्नआउट का शिकार क्यों हो रहे हैं? और जी, आज के प्रोफ़ेशनल्स बर्नआउट का शिकार क्यों हो रहे हैं? उसकी रीज़न मैम ये है कि हम लोग वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रखते, और इदारे भी कोशिश नहीं करते कि एक एम्प्लॉय अगर उनके पास 12 घंटे काम कर रहा है तो आया उसके लिए चाइल्ड केयर सेंटर होना चाहिए, फीमेल्स हैं, या उनके लिए वैन होनी चाहिए जो उनको घरों तक ड्रॉप करे। अच्छी कंपनीज़ ये काम करती हैं। अब जी, अगर एक एम्प्लॉय उसके बच्चे बीमार हैं तो वो घर से भी काम कर सकता है, लेकिन इदारे यही चाहते हैं बस 9 बजे बंदा आए और 2 बजे तक जाए। तो उसको वैसे टाइम में बाउंड किया हुआ है, बल्कि उनको काम के साथ, काम वो घर से करे या जिधर से करे, आपको काम से मतलब होना चाहिए। तो अगर जी, इस तरह बिल्कुल। की चीज़ें हों, इस तरह वो एम्प्लॉय अपना वर्क और लाइफ दोनों को बैलेंस कर सकता है। तो वर्क लाइफ बैलेंस ना होने की वजह से ये बर्नआउट नज़र आता है प्रोफेशंस में। जी, बिल्कुल सर, जितने ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगे, उतना कम्फ़र्टेबली आप काम करेंगे। बिल्कुल। जी, जी सर। सर मेरा अगला सवाल है आपके लिए, लीडरशिप एम्प्लॉयी मोटिवेशन को किस हद तक इन्फ्लुएंस करती हैं?
हमारे पास जो हमारे इदारों का जो कल्चर है, वो तमाम का तमाम आपके पास डिपेंड करता है, वो लीडर पे डिपेंड करता है। तो लीडर आपको मोटिवेट करता है, बल्कि क्योंकि हम काम के दौरान तो हम सबका मकसद डिफरेंट होता है। अगर जी, प्रोडक्शन मैनेजर को अगर आप देखें एक इदारे में, उसका मकसद ये है कि प्रोडक्शन करता रहे। मार्केटिंग वाले का ये है कि वो सेल करता रहे। फाइनेंस वाले का है कि वो पैसा लाता रहे। अब हर एक का मकसद डिफरेंट है। तो लीडर वो होता है जो इन तमाम मकासद वालों को इकट्ठा करता है और एक क्लियर एक गाइडलाइन में चलता है, और वो जी, चीज़ अचीव करता है। तो अगर लीडर ना हो तो फिर तो हर एक डिपार्टमेंट क्या है, उनकी आपस में इंटीग्रेशन ही क्या है ना रहे। तो ये जी सर। चीज़ मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा असर डालती है, बल्कि उनका मेजर असर है, डोमिनेंट असर है। और 80% तक स्टैटिस्टिकली मेरे पास कोई डेटा नहीं है, लेकिन मैंने 80% इसलिए कहा कि मेजर आपके पास रोल ही किसका होता है, वो आपके लीडर का होता है। एक इंडिविजुअल इतना इम्पैक्टफुल नहीं होता जितना एक लीडर क्या कर सकता है। बि वो बाकायदा तौर पे अपने जी, बिहेवियर से अपनी टीम पे असर डालता है। जी सर, टीम वर्क भी बहुत ज़रूरी है सर। सर एआई के हवाले से जी सर, आप कुछ बोल रहे थे? जी, जी, बिल्कुल। जी। सर एआई के हवाले से मेरा एक आध क्वेश्चन है आपके लिए। सर क्या एआई स्टूडेंट्स को सॉरी क्या एआई के ज़माने में मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट किस तरह चेंज हो रहा है? एआई मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट को कैसे चेंज कर रहा है, आप ये पूछना चाह रही हैं? जी, जी। जी, एआई ने असल में लर्निंग को अब आसान बना दिया है। लेकिन एक मसला यहाँ पे ये आता है कि अब हर बंदा इस पे डिपेंड करने लग गया है। तो अगर आप सोचें कि कल को हम सुबह उठें और पता चले कि ये सारे टूल्स बंद हो गए हैं, तो चैट जीपीटी भी नहीं है, क्लॉड भी नहीं है, लवेबल भी नहीं है, तो फिर तो हमने तो अब अपनी रूटीन ही हर एक चीज़ बना ली है कि हमने हर चीज़ इसी से सॉल्व अप करवानी है। अपनी क्रिएटिविटी तो जी, हमारी अब ख़त्म होती जा रही है। तो ये जी, एक मैं देख रहा हूँ कि लर्निंग तो बहुत आसान हो गई है, लेकिन अब उस लर्निंग ने हमें भी इसके ऊपर डिपेंड हम बहुत ज़्यादा करने लग गए हैं। और अभी रिसेंटली जी, एक सुनने में भी आया है कि यूएस ने बाकायदा तौर पे एक क्लाउड एआई का ही बाकायदा तौर पे जो डिटेल वर्जन था, जो क्या एटॉमिक वगैरह या बाकी उन चीज़ों उस टेक्नोलॉजी की चीज़ों को बनाता था, उसको उन्होंने बैन कर दिया है कि वो सिर्फ यूएस ही यूज़ ओहो! कर सकता है, बाकी कोई और ओके, कंट्री उसको यूज़ नहीं कर सकता। तो बाकी भी अगर ये जी, सारी चीज़ें अगर बंद कर दी गई, तो फिर तो हम तो बाकायदा तौर पे डिपेंड ही इसी के ऊपर करने लग गए हैं। तो जी, ये एक जी थोड़ा-सा सर। थ्रेट मुझे नज़र आता है। जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। सर मेरा आखिरी सवाल है आपके लिए। अगर आज के एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ़ आप एक तब्दीली ला सकते हैं, तो वो क्या होगी और क्यों? वो ये कि वो तब्दीली एक तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच टास्क बेस्ड काम होना चाहिए। ये एक मेरी तो ये होगी कि मेरी कोशिश होगी कि ये होना चाहिए। और जी, ये क्यों, इसलिए कि बाकायदा तौर पे पुराना जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, उसमें बाकायदा स्टूडेंट इतना डिलीवर नहीं कर पा रहे। और उसकी एग्जांपल मैंने आपको ये भी दी थी कि मैंने प्रैक्टिकली जो विज़िट किया है रेहान वाला इंस्टीट्यूट का, उसका जो बच्चा तीसरी क्लास का वो जो चीज़ बना रहा है, तो वो ट्रेडिशनल सिस्टम के जो मास्टर के स्टूडेंट्स हैं, उस कैलिबर की चीज़ नहीं बना पा रहे। तो ये एक जी, रीज़न है कि मैं अगर एक तब्दीली ये करूँ, तो मैं यही करूँगा कि जिस तरह इनका सिस्टम है टास्क बेस, तो मैं भी बाकायदा तौर पे हर एक चीज़ को टास्क बेस बाकायदा तौर पे एजुकेशन में कर दूँ। बिल्कुल सही सर, बहुत अच्छी सोच है सर आपकी, माशाल्लाह। सर आप एक जुमले में अगर बताएँ, मोटिवेशन को सस्टेन करने का सबसे पावरफुल सीक्रेट क्या है? सबसे पावरफुल सीक्रेट कंसिस्टेंसी है। अ, जी, ये नहीं है कि आप अपनी इमोशंस पर ही डिपेंड करते रहें।
सिर्फ यही है कि आप अगर आप चाहते हैं कि मोटिवेशन को सस्टेन करें तो आप डेली बेस पे आप कंसिस्टेंट रहें, डेली बेस पे आप एक ही फील्ड में काम करें, रोज़ अपनी फील्ड को चेंज ना करें। जो भी आप एक्स्ट्रा काम भी करते हैं तो उसमें आप देख लें कि वो आपकी फील्ड से रेलेवेंट है कि नहीं है। तो ये चीज़ जी, डेली बेसिस पे आप अगर उसमें कंसिस्टेंट रहते हैं तो ये चीज़ आपको आपको एक तो उसमें बाकायदा तौर पे आप खुद फील करेंगे कि मैं मेरी जी, इसमें ग्रिप है। और जब आपको किसी टास्क में ग्रिप होती है, किसी काम में आपको उसका तमाम आइडिया होता है, आप ज़्यादा फिर उसमें मोटिवेटेड भी होते हैं। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। सर थैंक यू सो मच सर, आज की गुफ्तगू से हमें मोटिवेशन, एजुकेशन, एआई, फ्रीलांसिंग और प्रोफ़ेशनल ग्रोथ के हवाले से बहुत ही कीमती इनसाइट्स मिले हैं सर आपसे। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे व्यूअर्स को समझाया है कि मोटिवेशन क्या होता है, उसे कैसे डेवलप करते हैं, एजुकेशन में मोटिवेशन कैसे यूज़ किया जाता है। आई होप स्टूडेंट्स और टीचर्स, एजुकेटर्स जो भी हमारे ये लाइव इंटरव्यू को देख रहे हैं, उन्हें इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। इंशाल्लाह सर, थैंक यू सो मच सर फ़ारिस, और इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे हम आपसे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम।